नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो भाई, लोकसभा का दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है और इस समय तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार गर्मी होने के बावजूद भारी संख्या में वोटर बूथ पर लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दे रहा है। और इसमें आपको बता दें कि सभी राज्यों में उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जगह शुरू शुरू में वोट के प्रतिशत में गिरावट देखी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि भाई देखिए, 3 दिन की छुट्टी है, ज़्यादातर लोग बाहर जा सकते हैं, इस तरह की सोच चल रही थी। लेकिन यह देखा गया है कि लोगों में वोट को लेकर उत्साह है। इस वोट में सेकंड फेज की अगर मैं बात करूं तो 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए यह चुनाव हो रहा है। और इस समय लोग जो वोट डाल रहे हैं, इसमें ज्यादातर राज्यों का अगर मैं ट्रेंड की बात करूंगा तो पहले फेज से ये दूसरा फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बढ़त दिखाई दे रही है। पहले फेज में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को साउथ में, खासतौर पे तमिलनाडु, वहां जो है उनका कोई आधार है नहीं, और फिर भी दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि डबल डिजिट में हमको यहाँ सीटें आ सकती हैं, जबकि उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 से 7 सीट मिलेंगी। लेकिन ये जो फेज है, इस फेज में कर्नाटक है साउथ से, और कर्नाटक में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार और ज्यादा अच्छी होने जा रही है, क्योंकि लिंगायत वोट जो पिछली बार नाराज दिखाया जा रहा था हमको विधानसभा के चुनाव में, हमने देखा येदियुरप्पा की कमी के कारण, क्योंकि येदियुरप्पा को उन्होंने सीएम फेस घोषित नहीं किया और उससे लिंगायत वोट नाराज दिखाई दिया। इस बार वो नहीं है, क्योंकि उनके बेटे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना और कहीं ना कहीं बाकी चीजों को भी देखा गया है। जेडीएस फैक्टर भी यहां पर काम कर रहा है, और इसलिए कहा जा रखा है कि ये वाला जो फेस है, इसमें आपको बता दूं कि अभी कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव है, और ये पक्का मान के चलिए कि 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो वहां वादे किए गए, उन वादों में लोग खरे नहीं उतरे हैं, ये सरकार खरी नहीं उतरी, और उस पर एक और माशाअल्लाह इनके द्वारा काम हो गया। कुछ ही घंटे हुए हैं और आपने देखा कि जिस तरह से यहां पर कांग्रेस के पहले राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, पित्रोदा कुछ बोलते हैं, और उसके बाद तो यहां पर जिस तरह की घोषणा हुई कि भाई ओबीसी कम्युनिटी में मुसलमानों को शामिल करके और उनको आरक्षण ये दिया जा रहा है, तो यहां की सरकार के द्वारा जब ये घोषणा हुई है, उसका सीधा असर हिंदू वोटर पर पड़ा है, जो वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी विचार कर रहा होगा कि इधर या उधर ओबीसी वोटर है, क्या किया जाए। लेकिन जिस तरह की बातें उठी हैं, इसमें यह बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा वोट प्रतिशत यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ 8 सीटों की, तो जो पहला फेज था, जहाँ ये दिखाई दे रहा था कि जाट बेल्ट है, वहाँ पर राजपूत नाराज हैं। हालांकि उन 8 में से भी ये दिखाई दे रहा है कि 6 सीट तो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन एक कैराना सीट और सहारनपुर सीट, ये 2 सीट ऐसी है जिसमें असमंजस की स्थिति पहले फेज की दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो दूसरा फेज है उत्तर प्रदेश का, उसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद की सीट है, फिर उसमें गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। इसमें एक भी सीट ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है। यानी सेकंड फेज इसीलिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अच्छा माना जा रहा है। इसी तरह केरल की बात करूं तो यहां दक्षिण में केरल की 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दावा कुछ भी हो, लेकिन हमारे अनुमान के अनुसार, मेरा जो अनुमान है, 20 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। इसमें आपको बताएं कि जो एक एंटनी है, कांग्रेस के रक्षा मंत्री रहे थे यूपीए काल में, उनका जो बेटा खड़ा है, कम से कम उसको ईसाई वोट भी मिल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ माहौल काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश संघ के द्वारा की गई, तो वहाँ कभी भी ईसाई वोट जो है बीजेपी को पड़ता नहीं था। लेकिन इस बार केरल में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। अब ये कितना धरातल पर उतरता है, क्या ऊपर से जो सभा है और जो बाकी चीज़ों में दिखाई दिया है, क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा या ये बूथ तक वोट पहुंचेगा, ये 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में 1 सीट तो कम से कम मिलेगी, यानी खाता तो खुलेगा ही, ये पक्का है। इसी तरह मैं बात करूं अगर बिहार की, तो बिहार में 5 में से 5 सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं। तो इन 6 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 8 में से 6 सीट पक्का, ये पक्के तौर पर कह रहे हैं
कि बीजेपी का माहौल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैंने जैसा कहा कि ये तो एक आंकलन है, अनुमान है, पब्लिक से बात करके जो पत्रकार जाते हैं उनसे एक माहौल का पता लगता है कि भाई माहौल किस कदर है, किस मुद्दे पर लोग वोट दे रहे हैं, यही सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि रिजल्ट तो जब आएगा और उसके पहले हम अनुमान लगा सकते हैं, कोई पक्की घोषणा नहीं कर सकता। अब इसको देखते हुए जो ट्रेंड है, ये एक बात मैं कह सकता हूं कि जम्मू से लेकर और केरल तक मोदी की कहीं ना कहीं लहर दिखाई देती है। केरल में यह असर बहुत कम है, क्योंकि केरल में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, अभी तक तो वहाँ शुरुआत होना शुरू मैं कह सकता हूँ। यूं तो संघ बहुत पहले से वहाँ काम कर रहा है, लेकिन जो अपना जातिगत समीकरण पड़ता है, और वहाँ हमने देखा है कि वामपंथियों का गढ़ है। और वहाँ से पिछले दिनों हमने वीडियो देखा कि जो ऐसे देशों में काम करते हैं, अरब देशों में, वहाँ कुछ पार्टियों ने उनको आधे किराए पर, यानी ऑफर कर दिया फैमिली को कि अगर आप इंडिया में वोट डालने के लिए हमारी पार्टी को आ रहे हो तो हम जो किराया लगेगा आपके परिवार के आने जाने का, उसका आधा किराया हम देंगे। एक तरह से तो ये रिश्वत है, और मोटी रिश्वत है। आप सोचिए, एक फैमिली का टिकट अगर 50,000 का आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है, 4 मेंबर हैं, तो अब उस 1 लाख में अगर 50,000 रुपया किसी फैमिली को मिल रहा है, ये कितना बड़ी रिश्वत है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा है, कोई टीवी बांटता है, कोई साइकिल बांटता है, कोई लैपटॉप बांटता है, और उसी में एक तरफ कहीं 100 का नोट कहीं दिख जाए, गाड़ियों की चेकिंग होती है, तो कहते हैं साहब ये तो जो है चुनाव में वोटर को खरीदने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस तरह की फोटो आई थी। कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि केरल में तो बीजेपी का कोई आधार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन राजस्थान में भी जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई अभी, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा असर भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पहले से तैयार था इस तरफ। लेकिन फिर भी एक अशोक गहलोत के जो ओएसडी का वीडियो आना और उसका खुलकर ये कहना कि सचिन पायलट की जासूसी कराई गई थी और बाकी चीज़ों का जो खुलासा हुआ है, उसमें असर पड़ा है, खास तौर पे इस पूरे चुनाव में। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, इसमें जो असर पड़ रहा है वो खास तौर पे राहुल गांधी के उस बयान पर है, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि ये हम जो है अगर सत्ता में आते हैं तो हम यहाँ पर ओबीसी कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी हो, एक तो ओबीसी का आरक्षण का मामला हो गया जो आपको देखा कि हमने कर्नाटक में देख रहे हैं। दूसरा यहाँ हुआ है संपत्ति लेने का, इसका मैसेज बड़ी तेजी से फैला। मोदी जी ने जिस तरह से इसको कैच किया और अपनी सभाओं में बोलना शुरू किया कि मंगलसूत्र की बात उठाई गई। मंगलसूत्र मैंने आपको पहले भी बताया कि मोदी जी का मंगलसूत्र का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के मंगलसूत्र को गले से उतार लेंगे। मंगलसूत्र एक सांकेतिक शब्द उन्होंने बोला, उनका मतलब है कि महिलाओं के गहने तक पर भी कांग्रेस की नजर है। और कांग्रेस अमेरिका वाला कानून यहां लगाना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जिसकी सलाह पर चलते हैं वो है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा राजीव गांधी को भी सलाह देते थे और राहुल गांधी के भी मुख्य सलाहकारों में आज हैं। जब भी कभी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहां पूरी टूल किट की व्यवस्था करना ये सैम पित्रोदा करते हैं। क्या बोलना है, कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर है, कहीं कोई और लेक्चर है, वो स्क्रिप्ट पूरी सैम पित्रोदा की होती है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। अब वो वहां बैठकर अगर बोल रहे हैं कि यूएस की तरह हमको भारत में भी ऐसा एक टैक्स लगा देना चाहिए कि यदि परिवार का मुखिया, किसी का पिता मर गया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है परिवार वालों को 45% मिले और 55% सरकार अधिग्रहण कर ले और उसको उन लोगों में बांट दे जो इसके नीडी हैं या जो गरीब हैं। अब उनके हिसाब से गरीब कौन है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भारतीय जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि जो इस देश में सबसे ज़्यादा बुरे हाल में है, जिनके पास मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब हैं, वो कहते हैं साहब अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों को इसका जो है लाभ मिले, ये मनमोहन सिंह के बयान से जोड़ते हुए जब बातें पूरी होती हैं तो कांग्रेस का इतिहास पीछे उठाया जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके लाखों वर्ग किलोमीटर की जमीन भारत की, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये टुकड़े करके दे दी थी। और इसलिए शंका पैदा होना सही है। तो इसका नुकसान कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा, चुनाव में जम्मू से लेकर केरल तक आप ये देखेंगे, खास तौर पे इसका असर दिखेगा। राहुल गांधी इस बार वायनाड में भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो सूत्रों से खबर है, इसीलिए ये अमेठी दौड़े हुए आएंगे
क्योंकि वहां का चुनाव प्रचार खत्म होगा, अमेठी का शुरुआत होगा। तो अब सुनने में आ रहा है कि अमेठी से वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। हालांकि ये भी सुनने में आया कि दोनों भाई बहनों में झगड़ा है, मैं खड़ा हूं, दोनों भाई बहन की अभी फाइनल कुछ हुआ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ इस सेकंड फेज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे चुनाव में जितने भी हमारे पत्रकार इन राज्यों में हैं जहां चुनाव सेकंड फेज का हो रहा है, जो पत्रकार मित्रों से खबर आ रही है, राहुल गांधी का मजाक उड़ रहा है। राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को कोई वोट देने को तैयार नहीं है। जहां कोई और दूसरी पार्टी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां जो सेकंड चॉइस है, एक दो सीट की अगर मैं बात छोड़ दूं तो वहां समाजवादी पार्टी है। माने 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी 8 में से दिखाई देती है। अभी नहीं, लेकिन आगे की बात कर रहा हूं, टोटल 80 सीटों में से। लेकिन अभी जो है, जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में सेकंड चॉइस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस कहीं नहीं है। बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस साफ है। राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। और इस तरह से कर्नाटक में भी आप देखेंगे, कर्नाटक में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। इस बार कांग्रेस की सीट वहां नहीं आनी है। तो ये जो सेकंड फेज है कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक दिखाई दे रहा है। और यह है राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के बयान पर इसमें सहमति जताई। जो दिल्ली से खड़े हैं उदित राज, उनका बयान आ गया। इसके बाद जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लीडरों की आई है और राहुल गांधी की जो रफ लैंग्वेज है, जिसमें मोदी जी को लगभग उसने गाली ही दे दी, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उससे कांग्रेसी भी नाराज हैं। और इसका असर आपको 4 तारीख को दिखाई देगा, जब वोट पता चलना, गिनती शुरू होंगी। सेकंड फेज अभी देख रहे हैं, पहले से भारतीय जनता पार्टी बेटर कर रही है और कांग्रेस लूज करती हुई दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।